Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT series. As you all know कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक सीटर पेपर 2 के लिए SST का डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, जिसमें हमारा क्लास 6 एंड क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की हिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है एंड क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो चुका है, ओके। सो हमारा ये टारगेट है कि 12 to 13 ऑफ जैन तक या मैक्सिमम 15 जैन तक आपका पूरा कोर्स हो जाए। हाँ, ये आप सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं तो मैं ये अश्योर करती हूँ कि आपके 50+ मार्क्स कहीं नहीं जाने, ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों की मेहनत को भी सपोर्ट करिए, ओके। वीडियोस को लाइक कर दिया करिए जिससे और लोगों के पास भी पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। इसमें दिल्ली के शासक के बारे में बताया गया है कि कैसे किन शासकों ने क्या क्या किस किस ड्यूरेशन में शासन किया, किसने किसको हराया, यही सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, चैप्टर में ये बताया गया है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो था वो बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था। और हमने ये भी देखा था कि क्या आपने चैप्टर 2 में किसी ऐसे राज्य का जिक्र देखा था कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? नहीं, हमने ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं देखा था या फिर ऐसे किसी राज्य के बारे में नहीं पढ़ा था जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ओके। क्योंकि दिल्ली जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र 12वीं शताब्दी में ही बना था, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 2 में नहीं पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल जाती है। तालिका वन पर नज़र डालिए तो तालिका वन अभी आपको दिखाई पड़ेगी, ये है तालिका वन, ओके। तो इसमें ये बताया गया है, तालिका वन पर नज़र डालिए। पहले पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये आप इसमें तालिका वन में देखकर बताएं। दूसरा ये बताया गया है कि 12वीं सदी के मध्य में, मतलब मिड ऑफ 12th सेंचुरी, तोमर को अजमेर के चौहान, तोमरों को क्या हुआ था कि अजमेर के चौहान, जिसे हम चाहमान के नाम से भी जानते हैं, ने परास्त किया। तोमरों को परास्त किया था अजमेर के चौहान ने, ओके। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि तोमर और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली जो था एक वाणिज्य का, कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था, है ना। यहाँ पे व्यापार बहुत होता था, ओके। समृद्धशाली जैन व्यापारी यहाँ रहते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्यापारी का दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। वे ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है हमें कि इस शहर में बहुत समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिर, अब देखिए उस शहर में, किस शहर में? दिल्ली में बहुत समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन थे। कहाँ पे ढाले जाते थे दहलीवाल वाले सिक्के? दिल्ली में। एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, दहलीवाल दिल्ली, दहलीवाल दिल्ली, ओके। दहलीवाल सिक्के दिल्ली में ढाले जाते थे, मतलब वहाँ वो बनते थे ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 13वीं सदी के आरंभ में क्या होता है कि दिल्ली सुल्तान की स्थापना हुई, या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, हम बोल सकते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में परिवर्तित हो गया या फिर बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र तक फैल गया था। तालिका वन पे फिर से हम देखेंगे तो उनमें 5 वंशों की पहचान करिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि आज दिल्ली के नाम से हम जिस इलाके को जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। मानचित्र एक एक को देखकर दहलीए कुहना, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। इसमें देखिए दहलीए कुहना, है ना,
और सीरी जहाँपना, ये मैप में बोला गया है बच्चों से फाइंड आउट करने के लिए। देखिए सबसे पहले दिल्ली के शासक की अगर बात करें, शासन की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे राजपूत वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसमें सबसे पहले तोमर में अनंगपाल का शासन हुआ। इनका शासनकाल था। तोमर का अगर पूरा तोमर वंश की अगर बात करें, राजपूत वंश में तोमरों का, तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था 1665 तक, जिसमें कि अनंगपाल का था 1130 से 1145 तक। और फिर उसके बाद चौहान आए। चौहान का जो शासन था 1165 से 1192 था। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान जो आए, इनका शासनकाल था 1175 से 1192। ठीक है। फिर उसके बाद चौहान आए। चौहान के बाद तुर्की शासक आए। प्रारंभिक तुर्की शासक, इनका था 1206 से 1290 के बीच। फिर उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। इनका शासनकाल होता है 1206 से 1290 के बीच। ओके। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से 1236। रजिया का था 1236 से 40। गयासुद्दीन बलबन का था 66 से 1266 से 87। ओके। इल्तुतमिश का मकबरा ये है, आप इसे देख सकते हैं। ये सब इसी के अंडर है। ओके। ये आप तो आराम से समझ ही रहे होंगे। ये इसके अंडर है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान का चौहान वंश में। ओके। ये तुतमिश का मकबरा है। उसके बाद हमारा खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 में। खिलजी वंश में दो शासक इंपॉर्टेंट इन्होंने शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक। इसी में तुगलक वंश में 3 शासक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल ये था, मोहम्मद तुगलक का ये, एंड फिरोज शाह तुगलक का ये। एक बार इस तालिका को आप रीड आउट कर लेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा ये हो जाएगा कि किसका पहले था किसका बाद में। तो देखिए सबसे पहले तोमरों का ने अपना शासन स्थापित किया। सबसे लास्ट किसका था? तुगलक वंश था। सबसे लास्ट आपका था लोधी वंश का, लोधी वंश का। ओके। तो ये भी देख लीजिएगा, सैयद लोधी, ये एक बार आप रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। फिर लास्ट में था आपका लोधी वंश, बहलोल लोधी का 1489 में। ठीक है, ये लास्ट था ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। जानकारी कैसे, मतलब कैसे जानकारी मिलेगी दिल्ली के सुल्तान में, सुल्तानों ने कैसे शासन किया, किसकी क्या कालावधि थी, किसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट था, क्या फेमस था, किसने क्या बनवाया, ये सब हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए हम सभी इतिहास में पढ़ते चले आए हैं अभी कि इतिहास की एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं पहले। तारीख जो है वो एक वचन है और तवारीख जो है वो बहुवचन है। जहाँ जहाँ इस वर्ड का प्रयोग होगा या फिर यूज़ होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि तारीख एक वचन के लिए यूज़ किया गया है और तवारीख बहुवचन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं मिल जाती, मगर और भी महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और तवारीख जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। इन्होंने ये बोला है कि हमें सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला से तो कुछ कुछ पता लग ही जाता है, कुछ कुछ क्या काफ़ी आइडिया मिल जाता है, मगर तारीख और तवारीख मतलब एक वचन और बहुवचन इसके लिए बोला गया है, जो कि सुल्तान के शासनकाल में हमें फारसी भाषा में लिखे गए फारसी भाषा में जो लिखा गया है उससे पता चलता है। अब देखिए तारीख और तवारीख का कैसे लिखा जाता है वो कुछ इन्होंने बताया है। देखिए तवारीख के लेखक कौन कौन होते थे? जो सबसे वहाँ के ज्ञानी लोग होते थे, सबसे ज़्यादा शिक्षित होते थे, वो वहाँ के तवारीख के लेखक होते थे। ठीक है। जैसे कि सचिव हुआ, प्रशासक हुआ, कवि हुए, दरबारी हुए। जैसे सुशिक्षित व्यक्ति, मतलब जो ज़्यादा शिक्षा जिनके पास होती थी, उन्हीं को तवारीख लिखने की अनुमति थी या वही लिख सकते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि आप न्यायपूर्ण शासन करो।
किसको बोलते थे, ये सजेशन राजा को देते थे। ओके, अब आप देख सकते हैं पांडुलिपि को तैयार करने के यहाँ पे 4 चरण बताए गए हैं, ये आप एक बार देख लेना। सबसे पहले कागज़ तैयार करेंगे तभी हम लिख पाएँगे। सबसे पहले कागज़ होना चाहिए। पांडुलिपि को अगर लिखना है, पहले हमें लिखना है कोई भी चीज़ तो हमारे पास कागज़ हो, फिर लेखन कार्य करेंगे उसपे, फिर महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ना मार्कर से, उसके उस टाइम क्या करते थे, सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करते, मतलब सोने को पिघलाकर उसे हाइलाइट कर देते थे। फिर जिल्द तैयार कर देते थे, जैसे हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे इन्होंने किया है, ये 4 वेज़ हैं, 1, 2, 3, 4। ओके? नाउ अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए मुदब्बिर ने लिखा है। इन्होंने 13वीं सदी के इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है कि देखिए इन्होंने ये बोला है कि राजा का काम किससे चलेगा भाई? सैनिक के बिना राजा का काम नहीं चलेगा। और सैनिक का काम कैसे चलेगा? जब उसे वेतन मिलेगा, वेतन के बिना सैनिक नहीं, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता और सैनिक का वेतन के बिना नहीं चल सकता। अब वेतन कहाँ से आता है? वेतन भाई किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व, किसानों से जो हम टैक्स लेते हैं उससे वेतन मिलता है, ठीक है? मगर किसान भी राजस्व तभी चुका पाएँगे जब वे खुशहाल होंगे। भाई किसान तो तभी राजस्व दे पाएँगे ना जब वे खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, उनकी उपज ज़्यादा होगी, तभी तो वो दे पाएँगे। तो जब राजा न्याय और ईमानदार होगा तब वे खुश होंगे, खुशहाल होंगे, है ना? ये बात यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि कुछ और बातें ध्यान में रखें, जैसे तवारीख मैंने अभी बताया था बहुवचन के लिए आता है। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर जैसे कि दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों, गांव में शायद ही कभी रहते हों। ओके, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। जो ये तवारीख होते थे, मैंने अभी डिस्कस किया कि ये जो बहुप्रशिक्षित या शिक्षित लोग होते थे वो लिखते थे। वो क्या करते थे, वो राजा को भी सजेशन देते थे और राजा से इनाम पाने के लिए वो अच्छा अच्छा प्रशंसा भी लिखते थे। और ये जो लेखक थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अब देखिए ये जो लेखक होते थे, मतलब कौन, तवारीख के, है ना? तवारीख पे जो लिखते थे शिक्षित लोग, वो लेखक क्या करते थे कि राजा को ये सजेशन देते थे कि आप अपना पद ना वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी रखिएगा, मतलब आपके पद पे आपका बेटा बैठेगा, आपके बेटा के पद पे उसका बेटा बैठेगा, इस तरह से, इस तरह आप, और लिंग भेद के अनुसार, मतलब जैसे आपका पुत्र, है ना, फिर पुत्र का पुत्र, इस तरह से रखिए। तो एक आदर्श समाज, ये सलाह देते थे। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये लोग तवारीख लोग सलाह देते थे, किसको सलाह देते थे? राजा को सलाह देते थे, ठीक है? उनके विचार से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। सहमत इसलिए नहीं थे कि भाई वंशानुगत गत रखने का क्या मतलब है ये पद का, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। मतलब इल्तुतमिश की बेटी कौन हुई? रजिया, वो सिंहासन पर बैठी। वो हालांकि बहुत ज़्यादा उस युग के इतिहासकार जो थे, उस युग के जो इतिहासकार हैं थे, मिन्हाज ए सिराज ने ये स्वीकार किया था, ये एक्सेप्ट किया था कि राजा जो है वो सबसे ज़्यादा अपने भाइयों से भी ज़्यादा योग्य थी, कुशल थी, ठीक है? एक रानी के सारे गुण थे, राज्य करने के उसके अंदर सारे गुण थे, लेकिन वो जो लड़की थी ना, इस वजह से समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, नहीं कर सकता राजा के पद पर, ठीक है? तो वो मिन्हाज सिराज ये स्वीकार करते हैं और ये लिख भी देते हैं, बता भी देते हैं कि आप इसीलिए नहीं बैठ पाओगी, या आप ये रज़िया इसीलिए नहीं बैठ सकती हैं, ठीक है? और 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया जाता है। 36 में बैठी थी और 1240 तक ये आग इतनी फैल गई कि लड़की है तो नहीं बैठ पाएगी, इस वजह से उन्हें हटा दिया जाता है। जन्मसिद्ध अधिकार आप समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए
कि कोई ब्राह्मण है वो पूजा कर रहा है तो उसका बेटा उसका बेटा उस मंदिर का रखवाला, फिर उसका बेटा उस मंदिर का रखवाला, इस तरह से जन्मसिद्ध अधिकार ये आप आराम से समझ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, लिंग भेद तो आप समझ ही रहे हैं, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक शरीर रचना संबंधी अंतर, ठीक है, आमतौर पर तक दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। ठीक है। अब रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार ये हैं। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन रहना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध है। इसलिए वे पूछते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए शानदार खूबियों के होने के कारण भी वो राजा वाला पद, उसके पापा का सिंहासन वो हासिल नहीं कर सकती, उस पद पर नहीं बैठ सकती, है ना। मिनहाज सिराज ये एक्सेप्ट करते हैं, वो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बट चूंकि वो लड़की है इसलिए नहीं ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी जो थी रुदम्मा देवी, 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, है ना। इनके व्यवहार में और रजिया के व्यवहार में बिल्कुल विपरीत था। रुदम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में क्या, उन्होंने तो देखिए विपरीत इसलिए था क्योंकि रजिया ने साफ-साफ बोल दिया था कि भाई मैं बेटी हूँ इल्तुतमिश की, और जो रुदम्मा देवी थी वो चूँकि ये देख चुकी थी कि क्योंकि वो ये समझ चुकी थी कि लोग पुरुष को ही, पुरुष प्रधान देश है ना? पाट्रियार्शल है हमारे कंट्री में, तो पुरुष को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया था और पुरुष होने का भ्रम लोगों में पैदा कर दिया था। ठीक है। एक और महिला शासक की, कश्मीर की रानी दिद्दा, ठीक है, 980 से 1003, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था। ठीक है। उन्होंने ज़ाहिर अपनी प्रजा से अपने प्रिय रानी को स्नेह भरा संबंध बना के रखा था। ठीक है। तो ये सब कुछ कहानी थी। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में रानी रुद्रमा देवी, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक शासन किया, और कश्मीर की रानी दिद्दा, ठीक है, दिद्दा दीदी से ही निकला है। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, दिल्ली सुल्तान का विस्तार गैरिसन शहर, देखिए गैरिसन शहर वो शहर होता है जहाँ पे सैनिक सेना रहती है या फिर बहुत सारे सैनिक का समूह रहता है, सैनिक सेना ही हो गई। ठीक है। सैनिक सेना से लेकर के साम्राज्य तक, मतलब गैरिसन शहर से लेकर के साम्राज्य तक यहाँ पे कुछ वर्णन किया गया है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, अब उनके बारे में वर्णन है। भीतरी शहर, देखिए भीतरी और बाहरी शहर का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक शहर है, इसमें ये जो एरिया हो गया इसको भीतरी शहर बोला, और जो ये भीतरी शहर हो गया, है ना, और ये जो बाहर का एरिया हो गया ये बाहरी शहर हो गया। ओके, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी भीतरी मैं बता रही हूँ, ये है भीतरी जो छोटा वाला सर्कल है। ओके। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। ओके। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरिसन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही, मतलब इन्होंने बोला है कि 13वीं सदी में मान ली ये गैरिसन शहर है। ठीक है। ये गैरिसन शहर है, ये छोटा वाला। ओके। दूसरे कलर से मैं बताती हूँ, मान ली ये जो ये येलो वाला है ये गैरिसन शहर है, तो इसके बारे में बताया गया जा रहा है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है कि दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन होता है वो सिर्फ ये गैरिसन शहर तक ही होता है, इसके बाहर कहीं नहीं होता, इसके बाहर शायद ही कहीं फैला हो। शहर में सबसे शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना, मतलब भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बाहर बराबर होता है। ओके। भीतरी प्रदेशों पे उनका नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटपाट पर ही निर्भर रहना होता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे ही शासन था। ओके। गैरिसन शहर इन्होंने बोला है किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था सैनिक जहाँ रहते हैं।
ना। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसैंण शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। मतलब दिल्ली से अगर हम बात करें इधर बंगाल की और इधर सिंध का शासन करना बहुत ज़्यादा, ये दिल्ली हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका सिंध हो गया, यहाँ से शासन करना गैरसैंण शहर का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले, यहाँ से अगर सिंध पे शासन से क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये खतरा था या समस्या थी कि यहाँ से अफ़गानिस्तान के आक्रमण का भय था। यही लिखा है इन्होंने, है ना? उनके सूबेदार से बड़ी चुनौतियाँ मिलती थी जो जो ज़रा-सी कमज़ोरी का आभास लगाते ही विद्रोह पर झंडा खड़ा कर देती थी। इन चुनौतियों के चलते बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने आप को बचाए होते। इस संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। ये सब किसके टाइम पे होता है? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था, जिसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था ना। अब अगर हम बात करते हैं सुल्तान की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य क्या था? भीतरी सीमाओं में अभियान जो चले तो उनका लक्ष्य था गैरसैंण शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र, है ना, कि भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत बनाया जाए। और इस अभियान के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया जाए और शिकारी, संग्राहक और चारावाह को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया जाए। ये सब उनकी कुछ योजनाएं थी। और क्या था इनके बारे में? देखिए, अब दूसरा विस्तार ये बताया गया है सुल्तान की बाहरी सीमा पर हुआ। बाहरी सीमा में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य या टारगेट करके सैन्य अभियान शुरू किए गए। मानचित्र 3 में दिखाया गया है। अभियान जो था वो मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। अभियान में सुल्तान की सेनाओं ने हाथी, घोड़ा, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली थी। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, दिल्ली सुल्तान की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, मगर 150 वर्ष बाद क्या होता है, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया था और शहरों पर कब्जा कर लिया था। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल लेते थे। ओके, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये सोचने वाली बात है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि 12वीं सदी के आखिरी तक बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। अब देखिए, दहलीए कुहना पुराना शहर को बोलते, पुराना शहर कहा गया, दहलीए कुहना पुराना शहर कहा गया। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? इसमें इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन लोगों ने ये बनाई मीनार। ठीक है, ये मीनार की बात की गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तथा उनकी मीनारें, ठीक है, इन लोगों ने बनाई। किन्ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये कुछ फैक्ट दिया है मस्जिद के बारे में। तो देखिए, मुसलमान अल्लाह की आराधना को सजदा, घुटना और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामा वह मस्जिद होती है जहाँ मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। और इसमें बताया गया है कि नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को वो लोग मुस्लिम इमाम कहते हैं। इमाम या फिर उनका नेता होता है वो इमाम, ठीक है, नेता होते हैं। और शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश वे देते हैं। कौन? जो उनके नेता होते हैं। ठीक है, जो नमाज के दौरान धर्मोपदेश देते हैं उन्हें खुतबा बोलते हैं। तो खुतबा आपसे पूछा जा सकता है, खुतबा क्या होता है? तो नमाज के दौरान जो उनके नेता होते हैं, किन के नेता? मुसलमानों में जो सम्मानीय और विद्वान पुरुष होते हैं, जिन्हें उस ग्रंथ की नॉलेज होती है,
वो उपदेश देते हैं, ठीक है? जो वो उपदेश देते हैं शुक्रवार को, उसे खुतबा बोलते हैं, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि अगर भारत में दिशा देखें मक्का की भारत से, तो ये पश्चिम की ओर पड़ता है, तो यहाँ पे जो नमाज़ अदा करी जाती है वो पश्चिम की ओर मुख करके मुस्लिम लोग नमाज़ अदा करते हैं, ओके? मक्का की ओर की दिशा को किबला बोलते हैं, है ना? किबला की ओर बोल सकते हैं या पश्चिम दिशा की ओर बोल सकते हैं, ओके? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। देखिए, इसमें ये कुछ फैक्ट दिया है बंदगा के बारे में। बंदगा गुलाम को बोलते हैं। बताया गया है दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल साम्राज्य के समेकिन के लिए एक विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की ज़रूरत थी। दिल्ली सुल्तान और विशाल जैसे मतलब दिल्ली सल्तनत के लिए एक सूबेदार और बोल सकते हैं सूबेदारों की और प्रशासकों की ज़रूरत थी, जिसके लिए दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर जो स्टार्टिंग में दिल्ली के सुल्तान हुए, जिनमें कि विशेषकर इल्तुतमिश हैं, सामंत हैं, जमींदार के स्थान पर विशेष गुलामों को इनके स्थान पर क्या किया गया? विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। किसको? विशेष गुलामों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे और इन गुलामों को क्या बोलते थे? फ़ारसी में बंदगा बोलते थे तथा सैन्य सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि वो गुलाम थे तो उन्हें प्रशिक्षित भी करना पड़ता था, ओके? वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर रहते थे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ऊंचे पद पे तो बैठाया नहीं गया था, तो इस वजह से वे मालिक पर निर्भर रहते थे। वो बहुत गर्व महसूस करते थे और जैसा वो बोलते थे वैसा वो कर देते थे। कौन? गुलाम। कैसा? अपने मतलब सुल्तान की कहना सुनते थे, ओके? बेटे से बढ़कर गुलाम। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिन गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया और उसकी हमने देख रेख ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट अ मिनट। उसकी हमें देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी है तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं, ठीक है? अब इन्होंने ये बोल रखा है कि खिलजी और तुगलक शासन बंदगा का इस्तेमाल करते थे। बंदगा कौन थे? गुलाम, ठीक है? साथ ही अपने पर आश्रित रहते थे। किन पर आश्रित रहते थे? खिलजी और तुगलक वंश पर जो आश्रित रहते थे। आश्रित कौन रहते थे? जो निम्न तबके के लोग होते थे, मतलब जिनके पास अधिक धन नहीं होता था, वे अपने राजा पे क्या करते थे? आश्रित होते थे, ठीक है? तो उन्हें वो लोग क्या करते थे? खिलजी और तुगलक शासक क्या करते थे? उन्हें ऊंचा राजनीतिक पद पर बैठा देते थे, जैसे कि लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दे देते थे। दे देते थे, इसके लिए उन्हें शिक्षित भी किया जाता। इससे क्या होता था? इससे उच्च वर्ग के लोगों को बहुत धक्का लगा और फारसी तवारीख के लेखकों को भी निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा। बट इनकी चालाकी, अब ये चालाकी इनकी क्या थी? खिलजी और तुगलक वंश की चालाकी ये थी कि अगर हम नीचे वाले लोगों को ऊपर पद पे बैठा लेंगे तो पहली बात तो वो हमारा कहना मानेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है? उनकी नज़रों में हमारी इमेज बहुत बढ़ जाएगी, बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी और जैसा चाहेंगे उनसे हम वैसा काम करवा पाएंगे। ये चीज़ तो उच्च वर्ग के लोगों को पता नहीं थी, इसलिए वो उनसे गुस्सा कर रहे थे या फिर जल रहे थे, हम बोल सकते हैं, ओके? ईज़ी लैंग्वेज में बता रही हूँ। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, ओके? 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में दिया है, ठीक है? अब आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं बट ये पूछा जा सकता है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तो आपको पता होना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी जो है वो 14वीं सदी के इतिहासकार थे, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एकता। एकता कौन लोग होते थे?
पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इकता कहलाते थे, है ना। जो इलाके नियुक्त किए जाते थे वो इलाके जो सूबेदार को इलाके नियुक्त किए जाते थे उन्हें इकता बोलते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। भाई सूबेदार कौन होते थे? नीचे वर्ग के लोग, ठीक है, जिनके पास कम पैसा होता था, जो कम धनी होते थे, उनको सूबेदार के पद पर नियुक्त किया, ठीक है। उनको जो इलाके दिए उसे इक्ता बोला, और उसकी देख रेख के लिए अधिकारी जो थे वो इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज ये था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, है ना, उनकी देख रेख करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये उनके काम होते थे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था, ठीक है। मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ये सब बहुत सख्ती से पालन होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि अगर कर रहे हैं आप तो कृषि पे आपको कर देना है, टैक्स देना है, जिसे हम खराज बोलते हैं, खराज बोला जाता था, ठीक है, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मतलब 50% आपको टैक्स देना है कृषि पे, जो भी आपकी उपज होगी। दूसरा, मवेशियों पे, अगर आप मवेशी रखते हैं तो आपको उस पे टैक्स देना है, घर बनवा रहे हैं घरों पे टैक्स देना है। ये सारे टैक्स थे उस टाइम। कब कब थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ओके, अब ये देखना है कि इस महाद्वीप में काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूरपूर्व प्रांत का नियंत्रण कठिन कठिन था। अब कठिन इसलिए था कि दिल्ली है, मान ली यहाँ बंगाल है, तो दिल्ली से बंगाल का नियंत्रण कठिन इसलिए था, जब तक ये यहाँ से यहाँ जाते थे, समझाया लोगों को, ठीक है, तब तक तो ठीक है। फिर जब यहाँ से यहाँ वापस लौट आए तो फिर वही स्थिति हो गई। वही दक्षिण में भी स्थिति थी। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लिए कोई चीज़ हमें समझानी है किसी को, एज अ पेरेंट, हम किसी लाइक अपने पेरेंट्स को समझाना है, तो हम जब तक समझा रहे हैं तब तक ठीक है ना। या किसी बच्चे को कोई चीज़ समझानी, जब तक समझाया तब तक ठीक है, फिर वहाँ से चले आए तो फिर वही स्थिति हो गई। यही कुछ इसमें बताया गया है। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए। मतलब जब पहले विजय हुई, उसके बाद फिर से स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि गंगा के मैदान के इलाके भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें पठान में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया, है ना। जब तक आपने जीत हासिल की तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर वही हो गया, है ना। तो मान लिया आप कब तक लड़ाई करते रहोगे, इसलिए इन्होंने बोला है कि कठिन था बंगाल का शासन करना हो दिल्ली से, या फिर दक्षिण की ओर शासन करना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इब्न बतूता के बारे में। तो देखिए 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है। 14वीं सदी में आया था कौन यात्री, कौन आया था? इब्न बतूता, ठीक है। उसने ये सब बताया। ये कुछ एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, फालतू वीडियो लंबे करने का कोई मतलब नहीं। अब चंगेज़ खां के बारे में बताइए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, मतलब आधुनिक उज्बेकिस्तान, मतलब आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान बोलते हैं, उस टाइम ट्रांसऑक्सियाना बोलते थे। इस पे हमला किया था किसने? चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किया था, ठीक है। चंगेज़ खान नेतृत्व कर रहे थे, किया किसने था? मंगोलों ने, ठीक है। उज्बेकिस्तान पर हमला किया था, और इससे शीघ्र बाद ही मंगोलों ने दिल्ली सुल्तान को उनका इसके शीघ्र बाद ही क्या हुआ कि दिल्ली सुल्तान को उनका धावा झेलना पड़ा। भाई यहाँ पे भी हमला हो गया। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों ने हमला कर दिया। पहले उज्बेकिस्तान पर किया मंगोलों ने, जिसे हम ट्रांसऑक्सियाना बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली पर भी धावा बोल दिया, किसने? मंगोलों ने, ठीक है। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना, भाई किन सुल्तानों को? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक बड़ी सेना एकत्रित करनी पड़ी। उसका प्रशासन करने की बड़ी चुनौती थी। अब देखते हैं इन दोनों ने कैसे इस चुनौती का सामना किया। देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1-2 पॉइंट्स स्किप कर सकते हैं, बाकी हम पढ़ लेंगे। देखिए दिल्ली पर 2 बार हमले हुए थे, 1299 से
1300 तक और 1302 से 1303 तक, ठीक है। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की थी, ठीक है। इस पे किसने हमला किया था? मंगोलों ने। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है हमें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बताया था। गैरिसन शहर हमने अभी पढ़ा था, जहाँ पे सैनिक एकत्रित होकर रहते हैं, या सैनिकों का समूह जहाँ रहता है उसे गैरिसन शहर बोलते हैं, या सैनिक नगर भी हम बोल सकते हैं। ओके ना, और क्या किया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा के तौर पर तय कर दिया गया, जिसे हम खराज बोलते हैं। अभी ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन, मतलब एकता नहीं दिया, एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीद लेते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण कंट्रोल किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों पर सर्वे करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दर का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। ये सब इन्होंने अपने सैनिकों के संरक्षण या अपनी कंट्रोल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया जब इन पे आक्रमण हुआ था। ओके, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया जब इन पे आक्रमण हुआ? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सुल्तान पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। स्टार्टिंग में मंगोल सेना परास्त हो गई, किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। अब मोहम्मद तुगलक को सेना परास्त करके बड़े घमंडी और बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, मैंने तो परास्त कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर घमंड आ गया, संसाधनों पर विश्वास हो गया, ठीक, कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनाई। अब इन्होंने क्या किया, गलती ये हो गई इनसे, मोहम्मद तुगलक से, कि इन्होंने क्या किया, ट्रांसऑक्सियाना पर, जिसे हम आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं, इस पे सोचा कि अब हमने यहाँ पे विजय पा ली है अपने राज्य में, ठीक है, तो अब हम इनके राज्य में, किनके राज्य में? मंगोलों के राज्य में। मंगोलों का राज्य क्या था? ट्रांसऑक्सियाना, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं, उस पे हम आक्रमण करेंगे। यही इनकी गलती थी, यही इनके परास्त का या फिर विनाश का, पतन का कारण बन गया, ठीक है। इन्होंने तैयार की नई गैरिसन शहर बसाने के लिए काम किया, ठीक है। अब नई राजधानी दौलताबाद भी भेज दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने की। फिर सेना के खिलाने के लिए इन्होंने खाद्यान्न इकट्ठा की, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। नेक्स्ट यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी सैनिकों को नगद वेतन देता था। ये तो हमेशा नगद वेतन देता था, और वो एकता देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने नगद वेतन पे शिफ्ट ओवर हो गए थे, ठीक है। और लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इन्होंने। कागजी मतलब पेपर मनी को लेस यूज करा जाए, मतलब कम यूज करा जाए, बचत की जाए, इसकी जगह इन्होंने टोकन या फिर टंकत या फिर सांकेतिक मुद्रा का यूज किया था। ये धातु सिक्के से बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर ये सस्ती धातु के होते थे, मतलब सस्ते मेटल्स का होते थे, सस्ते मेटल के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। ये मतलब वो विश्वास नहीं करते थे, वो पेपर मनी को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। वे बहुत चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे, और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। जितने भी मतलब सोने चांदी पे ज़्यादा उन्हें भरोसा था, तो सोने चांदी मतलब अपने रख लेते। जैसे हम लोग अच्छी अच्छी नई नई नोटें नहीं रख लेते अपने पास, वैसे वो लोग सोने चांदी रख लेते थे, और जो वो टोकन उन्होंने टंकन मुद्रा जारी की थी उसी से टैक्स चुकाते थे। अब ये हुआ कि इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक, ये जो इसने कदम उठा लिया था मोहम्मद तुगलक ने, कि जब मतलब अपने इसके राज्य में इसने मंगोलों को हरा दिया था, तो इसने क्या किया, ये इसने कदम ये उठा लिया था कि इसने कहा कि मंगोलों के शहर में, मंगोलों के राज्य में हम ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करेंगे। यही गलत काम कर लिया था, पूरी तरह विफल हो गया था, ठीक है। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। जब वहां विफल हो गया तो भाई एक बार जीत गया तो दूसरी जगह भी जीतना चाहा, बट दूसरी जगह जब हार गया, लाइक ट्रांसऑक्सियाना में, तो उसने तुरान पे हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे, उसने कई परेशानी उसको पैदा हो गई, मतलब परेशानियां हो गई।
परेशानियों ने जन्म ले लिया, हम बोल सकते हैं। दौलताबाद ले जाए जाने से बहुत नाराज थे, ठीक है। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ये कुछ ऐसे नुकसान हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या होता है। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और तथा लोधी वंश का राज रहा, और ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये 3 श्रेणियाँ एक बार फटाफट मैं बता देती हूँ। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं सदी से आरंभ हुआ था। 3 वर्ग में विभाजित किया था। पहला प्रार्थना करने वाला वर्ग होता था, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग होता था, तीसरा खेती करने वाला वर्ग होता था, ठीक है। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थक भी प्राप्त था, मतलब ईसाई धर्म इसे सपोर्ट करते थे। ये जो आपने 3 वर्ग में बाँटा था, ठीक है। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव की ओर दृढ़ करने में सहायता मिली थी। विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट बोला गया। अब आपसे पूछ सकता है नाइट कौन होते हैं, तो योद्धाओं को नाइट बोला जाता था, ओके। क्रूसेड कौन है, धर्म युद्ध, ओके। अब आप देख सकते हैं, देखना चाहें कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सही है या नहीं। वैसे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में सबसे पहले तोमर का था, सबसे लास्ट में किसका था, लोधी का था, आई गेस क्या सही है, बहलोल लोधी सबसे लास्ट में थे। दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, फारसी थी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है न्याय चक के अनुसार सेनापतियों के लिए किसान के हितों का ध्यान क्यों रखना था, ठीक है। अब किसान के हितों का ध्यान इसलिए रखना था कि जैसे राजा का काम होता है कि सैनिक के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक का काम वेतन के बिना नहीं चल सकता, और वेतन कैसे आएगा, किसान से एकत्रित होगा, किसान के राजस्व से, और राजस्व तभी होगा जब किसान खुशहाल रहेंगे। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। भीतरी शहर और बाहरी शहर पढ़ा था। भीतरी ये जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज भीतरी, मतलब इंटीरियर, और ये जो बाहर वाला है दैट इज एक्सटीरियर, ये बाहरी है, ओके। मुक्ति, हिंदी इंग्लिश हो गया। मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। अब देखिए मुक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, इसमें ये बोला गया था कि पद वंशानुगत नहीं रहेगा, ओके। दिल्ली सुल्तान पर मंगोलों का आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ कि सेना को स्थायी रखा जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो 40 मिनट में मिल रही है, मुझे इसको बनाने में दो घंटे लग गए थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।